And now we have officially begin our session 2, which is Agri-Tech, Modern Techniques for Sustainable Farming, Milk Value Addition, a tool for sustainable dairy farming. And with this, let's welcome Dr. Nazir Hussain Kalhoro for his welcome address. I congratulate especially to the DALFA organizers, especially कि इतने छोटे टाइम में और इतना शानदार किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया और इसको एज ए रेगुलर इवेंट के तौर पे ले आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेयरमैन साहब, आपको डिप्टी चेयरमैन और जो बदर एक्सपो हैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वंस अगेन यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ। और सिंध के अंदर जहाँ पे लाइव स्टॉक की बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पे बारहा इस तरह के प्रोग्राम जो कम होते हैं, इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट उस लेवल पे हम नहीं कर पाए क्योंकि फ्लड था, फिर उससे पहले लंपी का प्रॉब्लम था। तो आपने वो जो गैप फिल किया है उसके लिए बीइंग अ डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको इसका किया टाइम। मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि लाइव स्टॉक और यहाँ का जो हमारी इंडस्ट्री है उसका कल्चरल ताल्लुक हमारा क्या है और हमारे पास सिंध के अंदर रहते हुए लाइव स्टॉक में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाएं। इफ यू सी ट्रेडिशनली इंडस वैली को अगर देखें, वो हड़प्पा, महरगढ़, मोहनजोदड़ो 7300 BC से लेके 2006 अर्ली हड़प्पा और फिर लेट हड़प्पा और फिर उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो, तो आप ट्रेडिशनली देखेंगे कि इसमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? इफ यू सी देयर, वहां पे आपको वेपन्स नहीं मिले। यानी ये जो वादी मेहरान है उसके अंदर हम हजारों साल पहले से जहाँ पे आबाद थे, एक बहुत शानदार किस्म का दौर था, हम बहुत खुशहाल थे। उस टाइम में भी अगर आप देखें तो सिर्फ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और जो उनका सीनियर मिनिस्टर होता था, जो सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर के बाद जो भी होता था, वो होता था जो फार्मर का मिनिस्टर होता था। तो अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली ये वादी मेहरान, वो ग्लेशियर से लेके समंदर तक, ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन जो बेल्ट है हमारा, वो लाइव स्टॉक से मुसलसल वाबस्ता है। अगर हम बहुत ज्यादा, आपने देखा इंडस्ट्रीज में हमने कर लिया, कंज्यूमर मार्केट कर लिया, बहुत ज्यादा और चीजें कर ली, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पे नाकाम हो गए। कहीं एनर्जी क्राइसिस आ गया, कहीं हमारे पास फंड्स नहीं है, कहीं बैंकिंग क्राइसिस आ गया, कहीं पे हमारे पास ऑयल पेट्रोल का मसला है, कहीं फैक्ट्री हम स्टेब्लिश नहीं कर पाए। लाइव स्टॉक इज दैट सोल्यूशन कि जहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं आपके, और वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी 10 टाइम्स आपको रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो बेहैसियत कौम हम दोबारा जाएं हमारे आबा व अजदाद की जो किर्त थी, दैट वाज फार्मिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमारा रेस्क्यू बन सकता है। वरना बेहैसियत कौम हम एक क्राइसिस से निकलेंगे, दूसरी क्राइसिस में चलते जाएंगे। नेक्स्ट, इफ यू सी दिस एविडेंस, अगर 2600 BC पहले अगर आप देखें तो ये जो मोहनजोदड़ो वाला बुल है, आज भी रेड सिंधी बुल, आप इसका कंपैरिजन करके देखें, एग्जैक्टली वही है, लेकिन सिर्फ इसके सवाए हॉर्न्स के जो पतले और लंबे होते थे, थोड़े से मोटे और ये छोटे हो गए, बाकी ऑलमोस्ट उसका ट्यूब और सारी चीजें रेड सिंधी से आपकी आज भी मिलती है। तो दिस इज द ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री के 2600 साल BC पहले, यानी आज से 5000 साल पहले तक भी हमारे पास यही रेड सिंधी बुल था जिसने पूरी इंडस सिविलाइजेशन को उठाया हुआ था अपने सर पे। आज अगर देखें हम, नेक्स्ट, आज अगर देखें तो हमारा स्टेटस क्या है। अगर हम देखें रूरल में आज भी हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो लाइव स्टॉक है क्योंकि लाइव स्टॉक 62% एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है और 38% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर यानी क्रॉप सेक्टर का है। तो 62% रूरल का इकोनॉमी जो है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी एग्रीकल्चर की है और एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक सबसे बड़ा सेगमेंट है, तो इट्स अ फर्स्ट लार्जेस्ट सेगमेंट। अगर आप लाइवलीहुड की बात करेंगे तो लाइव स्टॉक के बगैर रूरल में लाइवलीहुड पॉसिबल नहीं है। अब तो अर्बन अगर इकोनॉमी देखें तो उसमें भी लाइव स्टॉक का बहुत रोल आ गया है। लाइव स्टॉक वी आर हैविंग अ सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम देखें कि जो इंडस्ट्रीज के बाद जो सेक्टर आता है वो लाइव स्टॉक ही है, जिसकी तरफ अगर आप देखें तो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी लाइवलीहुड इन्वॉल्व है। वी आर हैविंग अ थर्ड लार्जेस्ट हर्ड इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज्यादा आप देखें हमारे पास कितने जानवर हैं। उसके अलावा हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं, फिर हम फिफ्थ लार्जेस्ट, हमारी जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है वो लाइव स्टॉक से रिलेटेड या इस सेक्टर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, सो इट्स कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 62% टू द एग्रीकल्चर। और अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेजर है, बहुत बड़ी तादाद में जानवर हैं। अगर 54 मिलियन आप देखें कि हमारे पास कैटल हैं,
ऑलमोस्ट उतनी ही हमारे पास बफेलो हैं, 31.9 मिलियन शीप है, 82 मिलियन गोट्स हैं, 1.1 मिलियन कैमल हैं, उसके अलावा 1.54 बिलियन हम जो है वो तकरीबन ब्रॉयलर प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर लाइव स्टॉक का देखें तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है। फिशरीज के अंदर आप आएंगे तो वी आर ओनली इन सिंध प्रोविंस, वी हैव 1200 एंड समथिंग कि हमारे पास जो नेचुरल पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, और जिसके अंदर आप फिशरीज जो है ना एक्वाकल्चर कर सकते हैं। सिंध का अगर फिशरीज का रिसोर्स देखा जाए, इट्स 72% ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू आउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का 72% फ्रेश लैंड हो या फिर मैरीन हो, फिशरीज हमारे पास है। तो इस वजह से ना सिर्फ लाइव स्टॉक के सेक्टर में लेकिन फिशरीज के में और उसके अलावा पोल्ट्री के सेक्टर के अंदर, सब सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा सिंध में मिलेंगी और हमें आगे आना चाहिए। पोटेंशियल और हमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हम सिंध में लाइव स्टॉक के ऊपर काम करते हैं तो क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन अच्छी है, ह्यूज लाइव स्टॉक। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करते जाएं। अगर हम देखें कि 45 मिलियन से 50 मिलियन हमारे पास लाइव स्टॉक है, और अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन देखें वो भी 45 मिलियन है, यहाँ पे रुक ले, तो वो जितना लाइव स्टॉक है उतना ह्यूमन है। तो अगर हम लाइव स्टॉक में थोड़ी भी बेहतरी लाएंगे, मिसाल के तौर पे हम 1 लीटर दूध का इंक्रीज कर लें, 20 मिलियन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आधे से लाइव स्टॉक आपका जो होगा वो ब्रीडिंग में होगा। 1 लीटर प्रोडक्ट भी बढ़ाएंगे तो हमें रोजाना 20 मिलियन लीटर आपको दूध ज्यादा मिल जाएगा। गोश्त 1 किलो बढ़ाएंगे तो 20 मिलियन केजी आपको रोजाना गोश्त ज्यादा मिल जाएगा। तो ज्यादा लाइव स्टॉक होना ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें काम करना है ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को, लेकिन उसके साथ मिलकर जो प्राइवेट सेक्टर हमारे दोस्त है वो भी इसमें करें। दूसरा लाइव स्टॉक का हमारे यहाँ फायदा ये कि वी हैव इनहेरिटेड मोस्ट ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज। आपने देखा लंपी स्किन डिजीज थी, सबसे बड़ा शानदार जो यहाँ पे मुजाहरा हुआ, और वो सिंध हो या पंजाब हो या बाकी पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडस वैली का हिस्सा है, उसके अंदर अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर लंपी स्किन जो है वो बफेलो में भी आई है, वो कैटल में भी आई है, काऊ में भी आई है, लेकिन यहाँ पे एक भी हमें एविडेंस नहीं मिला साइंटिफिक बेसिस पे जो हम कह सके कि इसने बफेलो को अफेक्ट किया हो। तो जिससे ब्लैक गोल्ड हमारे पास बहुत शानदार किस्म के जानवर हैं। दूसरी बात, एफएमडी से लेके जितनी बीमारियां हैं, खासतौर पे टिक बॉर्न, जो जिस तरह कीड़ों से जो बीमारियां होती हैं, बाहर वाले जानवर को 1 या 2 मरतबा बाइट कर दे वो मर जाता है, हमारे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है डिजीज के अगेंस्ट। तो ये भी हमारी खुशी है, दुनिया ने हमसे लर्न किया है। ब्राजील ने आधी से ज्यादा अपनी ब्रीड्स जो है यहाँ से लेके जो ब्रीड है उसको क्रॉस करके डिजीज रेजिस्टेंस पैदा की है। जर्मनी ले गया है यहाँ से, आपके जो है ना दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ले गए हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है जिसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। क्लाइमेट एंड लैंड, हमें एडवांटेज ये है कि सिंध के अंदर आपको क्लाइमेट भी मिल रहा है, यानी कराची का इतना मौजून क्लाइमेट है कि ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। और अगर आपको ज्यादा ठंड चाहिए तो गोरख हिल की तरफ चले जाएं, ज्यादा गर्मी चाहिए तो नवाबशाह और जेकबाद वाली साइड है। हमारे पास डिजर्ट भी है, हमारे पास ओशन भी है, हमारे पास हिली एरिया भी है। तो लैंड और क्लाइमेट का जो कॉम्बिनेशन सिंध के अंदर है वो बहुत शानदार है। जरूरत इस बात की कि हम कराची से भी बाहर निकल के इन्वेस्टमेंट सोचे, और सिंध की जो टोपोग्राफी है उसको ओवरऑल देख के हम इन्वेस्टमेंट अगर सोचेंगे तो मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा आपको डिलीवर करेगा। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये खिता खासतौर पर आज का सिंध है, इसमें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है मेमन कम्युनिटी, शेख कम्युनिटी, दीवान कम्युनिटी। वी आर प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस को लेके चलते हैं, और हर एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी को ये गियर अप करते हैं। सदियों से अगर आप देखें, हजारों साल पहले से ये कम्युनिटीज यहाँ पे बिजनेस डूइंग है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर सिंध की हिसाब से अगर देखा जाए बाकी सूबों में, तो सिंध में आपको ज्यादा मिलेगा। ग्वादर कहीं और बन रहा है, अगर आपका सीपे कहीं और आ रहा है, लेकिन फायदा ज्यादातर कराची को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सेस टू मार्केट, कराची बता दो खुद बहुत बड़ा मार्केट है जो पूरा कंट्री इसको फीड नहीं कर पा रहा। तो अगर सिंध में आप इन्वेस्टमेंट लाइव स्टॉक में करते हैं तो आपकी मार्केट बहुत एक्सेस है, इजी है। आप अगर पोल्ट्री के फार्म बनाते हैं, मिसाल के तौर पे सरगोदा में बनाते हैं, पिंडी में बनाते हैं, वहां से आप कराची तक सप्लाई करेंगे तो दैट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। और यहाँ पे अगर आप करीब बनाते हैं, ठट्टा में, टंडोला यार में सॉरी, तो मार्केट आपकी एक्सेस इजी है। उसके अलावा हम कनेक्टेड हैं बाय सी। आज भी अगर आप देखें यूएई का जो चिल मीट है उसका 74 से 80% हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि बाय सी हम
इतने घंटे में पहुंच जाते हैं, जो ना इंडिया को एडवांटेज है ना किसी और कंट्री को एडवांटेज है। तो इस वजह से, और बाय एयर आपकी फ्लाइट्स रोजाना अवेलेबल हैं अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें अपनी मीट को, मिल्क को और बाकी प्रोडक्ट्स को। तो इस वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको ये है कि यहाँ पे काम करने से आपको बहुत ज्यादा ये फवायद मिलेंगे। लेबर, यहाँ पे इंडस्ट्री रिलेटिवली कम है कराची के अलावा बाकी अंदरूनी सिंध में, तो लेबर बहुत सस्ता है आपको, और स्किल लेबर आपको मिल सकता है अगर हम उन पे थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा। गवर्नमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे फेवर करते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट फैक्टर ये है कि सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर है। आपको पता है कि भाई पहले भी 2-3 ईयर किसकी गवर्नमेंट रही, आगे भी किस तरह की गवर्नमेंट है, तो पॉलिसीज में कोई बड़ा शिफ्ट नहीं आना। जब पॉलिसी में ज्यादा शिफ्ट नहीं आता तो इन्वेस्टर एक कॉन्फिडेंस फील करता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही। उसके अलावा पॉलिसीज कंसिस्टेंट है और ह्यूज पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के। खासतौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है या सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड के यूनिट्स हैं वो बहुत ओपन है। हम इवन बीइंग ऑन द लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट साइड हम पार्टनरशिप के लिए ओपन है। हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट प्रोडक्शन में हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ प्राइवेट लोग आए। फुट एंड माउथ डिजीज का हम प्लांट लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग आए और उसमें आपके इन्वेस्ट करें। हम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम वेरी ओपन है कि अगर कोई अपनी ही प्रोडक्ट यहाँ से बनवाना चाहे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हम उसके लिए अवेलेबल हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम पोल्ट्री में, खासतौर पे स्लॉटर हाउसेस के लिए ओपन है। तो गवर्नमेंट इज वेरी वाइब्रेंट, और जो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, दैट इज वेरी एग्जाम्पलरी इन थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर उसके रोड्स देखें, उसकी ब्रिजेस देखें, उनकी डेयरी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, खासतौर पे डे फ्रेश डेयरी लैंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की, और आप देखें कि कितना जबरदस्त किस्म का यहाँ पे शाहकार अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। सो आई थिंक दिस वाज फ्रॉम आवर साइड कि भाई लाइव स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, और खास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर की आपको असिस्टेंस चाहिए, वी आर वेरी वाइब्रेंट, वी आर वेरी मच अवेलेबल। और हम कोशिश करते हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन डेयरी की, लाइव स्टॉक की, बीट की यहाँ पे काम कर रही हैं उनके साथ लियाज़ान में रहें। और खुसूसन अगर करंट गवर्नमेंट का देखें तो हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि हमारा गैप कम हो। फार्मर को अगर जरूरत थी लंपी की तो वाहिद सूबा था जिसने लंपी के ऊपर इतना रिस्पॉन्ड भी किया। हमने वैक्सीन भी की फ्री ऑफ कास्ट, और फिर हमने डिजीज से जल्दी में जान छुड़ा ली। जीएसटी का मसला था ऑफर्स पे, मीट पे, हमने उसकी फेडरल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फाइट करके हमने वो मसला हल कर दिया। इसी तरह हार्बर के ऊपर हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब दोबारा रेड लाइन जो बस लाइन आ रही है उसके ऊपर जो गैस वगैरह जो ढंग से बननी है उसके ऊपर जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो हमारे हमेशा अवेलेबल है। सो एट द एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटी। डाल्फा और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का हमेशा पार्टनरशिप रही है और इंशाल्लाह ये पार्टनरशिप हमेशा रहेगी। और आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली द हेड टेबल पीपल, and with this I will pardon to leave. Thank you very much, please. Thank you for your kind words. Now I would like to invite Dr. Muhammad Junaid, Project Director, Capacity Building for Milk Value Chain, University of Veterinary and Animal Sciences, so that he can address our audience. Please give him a huge round of applause. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, and especially the organizer of this DALFA Season 2 and Honorable Wadi DG Livestock Sindh और Honorable guest और President साहब जो on stage मौजूद हैं, a very good afternoon. मेरा नाम जैसे भी आपने देखा डॉक्टर मोहम्मद जुनैद है और मेरा ताल्लुक जो है वो वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर पंजाब से है और एरिया ऑफ वर्किंग सिंस मोर देन अ डेकेड जो है वो मिल्क वैल्यू एडिशन या मिल्क सप्लाई चेन के ऊपर है। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस जो फार्मर के लिए है ना उस पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट कहना चाहूंगा एंड देन इस टॉपिक की कंटिन्यूटी जो है जो इसी के दूसरा काउंटर पार्ट है साजिद हनीफ साहब फिल एंड पैक से, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो इसको मशीन के हवाले से लिंक करेंगे। देखिए अगर मौजूदा सूरत हाल को लिया जाए, यहाँ पर फार्मर्स बैठे हैं, ऑन स्टेज भी कुछ फार्मर्स बैठे हैं, बहुत सारे लोग 2-2 डेकेड्स
जो है वो फार्मिंग में लगा चुके हैं, उसका अगर वन लाइनर क्रख निकाला जाए तो आप सिर्फ दूध बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे, ना पहले हुआ है ना आगे होगा। अगर ये बात बुरी लगे तो भी माजरत के साथ, लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी है कि आज से 2 डेकेड्स पहले तक हमारा जोर प्रोडक्शन बढ़ाने पे था, फार्म साइज बढ़ाने पे था। वो किसी हद तक पंजाब में भी अचीव हो गया, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट और कमर्शियल डेयरीज आई, कुछ हद तक सिंध में भी अचीव हो गया, जहां पर लोकल डेयरी एनिमल का फार्म साइज इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी बढ़ गई। अब पिछले 2 साल से 3 साल से जो चैलेंज आ रहा है वो वेयर टू सेल दिस मिल्क है एंड टू गेट द प्रॉफिट। कैसे कि जहां मार्केट प्राइस बढ़ती है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ अर्सा पहले कराची में आपकी मार्केट प्राइस 180-190 को जाके टच की है और फार्म गेट प्राइस 6100 रुपए जो बंदी का रेट है वो, जिसका तकरीबन 153 रुपए 153 रुपीज पर लीटर निकलती है, और जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूरी हो रही। रीजन फीड की बढ़ती हुई कॉस्ट, रीजन क्लाइमेट चेंज। जो अभी वर्दी पार्टिसिपेंट फ्रॉम स्टेट बैंक से आए हुए थे, क्लाइमेट चेंज। और फिर तीसरी बड़ी रीजन नेचुरल डिजास्टर्स जो हर दूसरे साल आ जाता है। कभी लंपी स्किन डिजीज की सूरत में आ जाता है, कभी बैफ की सूरत में आ जाता है, कभी एफएमडी की सूरत में आ जाता है। तो अगर इन सारे मसाइल से कोई फायदा उठा रहा है तो वो भी एक वन लाइनर, हमारी एक पुरानी सही कही जाती है सर, दूध जो उबालेगा मलाई भी वही खाएगा, जो वैल्यू एडिशन करेगा प्रॉफिट भी उसी का। ये बड़ी क्लियर बात है। जिसने सिर्फ दूध पैदा करके बेच के किसी और हाथ में दे देना है वो उस प्रॉफिट को अचीव कर ही नहीं सकेगा। सो सिर्फ ये एक वन लाइनर मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम पंजाब में तो इसको किसी हद तक स्प्रेड करने के काबिल हो गए हैं, जिसकी आप फ्रंट स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि हम वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिन्होंने हमें फंडिंग की और इस वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को हमने पंजाब के फार्मर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान वी वर आल्सो वेलकमिंग दी फार्मर्स फ्रॉम अदर देन पंजाब, केपी से और सिंध से बहुत सारे फार्मर्स ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया और हमने उनकी बात, जो उनकी सप्लाई चेन के मसाइल हैं, उनको सुना और उनके सॉल्यूशन के ऊपर बात की। सेम लाइकली हमने डेल्फा के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी बात की कि इसी मॉडल के ऊपर सिंध में भी फार्मर्स के लिए उसी तरह का फैसिलिटेशन सेंटर एकेडमिया को इन्वॉल्व करके या थ्रू एडीपी बजट फार्मर को ऑनबोर्ड करके कोई ना कोई वैल्यू चेन का हमें एक आइडिया प्रेजेंट करना है। वैल्यू चेन कोई 10 मिनट के सेमिनार में या 1 घंटे की एक्सरसाइज में नहीं डिलीवर की जा सकती। एंड मैं बहुत मशकूर हूं इन दी इवन एब्सेंस ऑफ नजीर कलोड़ा साहब, जिन्होंने वेलकम किया हमें कि इस डेल्फा के बाद 2 दिन का एक सेमिनार बाकायदा वैल्यू एडिशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से रखा जाए, जहां पर सुपर हाईवे के सारे वो फार्मर्स, वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो वैल्यू एडिशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम। पंजाब में हमने ये एक्टिविटीज थ्रू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द पंजाब, स्टार्टिंग फ्रॉम रहीमियार खान से लेकर टू दी अपर पंजाब रावलपिंडी तक। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने उसमें डिजिटल लर्निंग का लिया, जहां पर हमने ये सारी बात को मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किया, लाइक फेसबुक, सोशल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जो कि आजकल के मॉडर्न गैजेट्स हैं, उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो हमने पब्लिक किया और उसके लिंक्स जो हैं वो अभी at the end of this presentation आपके सामने on air भी होंगे। You can get access of those videos from there। और आखिरी चीज देखिए, डिजिटल वर्ड है पर फिजिकल किताब की आज भी इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती है।
इस सारे काम को हम ये चाहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज विच इज आवर नेशनल लैंग्वेज में छोटे छोटे बुकलेट की सूरत में कन्वर्ट किया जाए कि पेस्चराइजेशन क्या है, एक्सक्यूज मी, पेस्चराइजेशन क्या है और प्रोडक्ट्स योगर्ट है, बटर है, देसी घी है, कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि हम तो सालों साल बटर और घी और दही बना रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन ये होता है कि क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या उससे आप डबल डिजिट प्रॉफिट ले पा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको आपको जस्ट कंट्रोल करना है एंड यू कैन गेट योर डबल डिजिट प्रॉफिट एट योर डोर स्टेप। उसकी एक एग्जांपल अभी साजिद हनीफ साहब ने हमें दिखाई, एक प्रोबेबली फॉर्म प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से एक फार्मर है सुपर हाईवे के, वो तकरीबन 8000 लीटर दूध प्रोसेस करके फ्लेवर्ड मिल्क, बटर, देसी घी, पेस्चराइज चिल्ड पैक्ड मिल्क की सूरत में मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स पे सेल कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट, ये जो उर्दू लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूं, उन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, वो खास की फैक्टर्स जिनको सिर्फ कंट्रोल करके आप प्रोडक्ट की लाइफ और प्रोडक्ट का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, हम उसको पब्लिक करना चाहते हैं। क्योंकि सर अगर जस्ट मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं विद एन अदर स्टेटमेंट कि जब तक कंज्यूमर को जो चाहिए वो आप उसे उसके डोर स्टेप पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, फार्मर विल नॉट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। फार्मर बेनिफिट नहीं ले पाएगा चाहे उसका हर्ड साइज 800 1000 हर्ड पे चला जाए। अच्छा, अब एक चीज कहा जाता है कि फार्मर के पास तो वक्त नहीं है, टाइम नहीं है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जाने का। सर बेहतरीन सोल्यूशन यूरोपियन मॉडल्स सामने हैं और इंडिया जिसका हम हमेशा मुकाबला करने की कोशिश तो करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली शायद हमसे 200 साल आगे है, 40% तो वहां पर इस मॉडल को अडॉप्ट किया जा चुका है जहां फार्मर ने थ्रू द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, एंड थ्रू द सपोर्ट ऑफ द एसोसिएशन जैसा कि डेल्फा, बदर एक्सपो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ मार्केट में एक्सेस किया कंज्यूमर अवेयरनेस के जरिए। कंज्यूमर अवेयर होगा, पुल प्रेशर जनरेट होगा, फार्मर की प्रोडक्ट को मार्केट में रसाई मिलेगी, तो फार्मर विल गेट द पे बैक ऑफ हिज सर्विसेज। सो ये हमारा एक वन लाइनर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे पेजेस, हमारे ब्रोशर्स आप लोगों के सामने है, कोलैबोरेटिव पार्टनर्स जिनके साथ हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। If the organization allow me to, I can take the question if you want, based on the time. Ji sir. My question is that are you working on the technology side as well? How fresh that product will remain when it will land on the user side as well? So if you don't understand. Thank you very much. Very short answer क्योंकि बाकी सारे उनका मैं टाइम ना ले। सर डाटा अवेलेबल है, डाटा को एक्सेस करने की जरूरत है। इन तमाम प्रॉब्लम है कंज्यूमर अवेयरनेस। हमने अभी तक उस तरह कंज्यूमर अवेयरनेस पे काम नहीं किया कि किस तरह फार्मर की ये प्रोडक्ट, चिल्ड प्रोडक्ट, डिफरेंट है फ्रॉम द नॉन चिल्ड प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ओपन शेल्फ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसकी नेचर डिफरेंट है, इसकी लाइफ डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी डिफरेंट है, लेकिन मार्जिन इसी में एग्जिस्ट करते हैं। आप यूरोपियन मॉडल ले लीजिए, आप इंडियन मॉडल ले लीजिए, जहां एनवायरमेंट है ही हमारे जैसा, लेकिन लोगों को अवेयर किया गया थ्रू डिजिटल गैजेट्स। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक खबर जो अट्रैक्ट करती है वो इमीडिएटली बिलियंस तक स्प्रेड करती है। सर उसके जरिए हमें गवर्नमेंट को, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं एकेडेमिया जिन्होंने पॉलिसीज गवर्नमेंट को टेक्निकली प्रोवाइड करनी होती है। सर वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट नॉट टू इन्वेस्ट एनीवेयर, कोई सब्सिडी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, 2 काम सिर्फ, एक कंज्यूमर अवेयरनेस ताकि मार्केट मिल जाए फार्मर को, और दूसरा कंट्रोल पॉइंट्स। गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल मेजर्स को जो कि बने हुए हैं एनफोर्स करा दे, वो एनफोर्स हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, कंज्यूमर को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी और अल्टीमेटली बेनिफिट फार्मर का होगा। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट से किसी सब्सिडी, किसी फाइनेंस को लेने की, और वो काम एक्चुअली बैंक्स का है, जो कि बैंक्स वालों ने कहा वो उनको वो करेंगे, वो काम बैंक्स का है। गवर्नमेंट सिर्फ एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे, फार्मर विल इन्वेस्ट। एक वेरी रिनाउंड फार्मर यहां बैठे हुए, द फार्मर इज रेडी टू इन्वेस्ट। सिर्फ फार्मर इज लुकिंग फॉर द एनेबलिंग एनवायरनमेंट
और वो काम है सिर्फ गवर्नमेंट का कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे, वरना अभी मशीन मैन्युफैक्चरर यहां बैठे हैं जो लोकल मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट का इंपोर्ट ड्यूटीज का, डॉलर का प्राइस डेप्रिसिएशन के इश्यूज के बावजूद लोकली मशीन प्रोड्यूस हो रही है, लोकली मशीन सेल हो रही है। एंड अदर सीमेंस वाले लोग और बाकी एग्रोटेक वाले जो लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारे लोग यहां मौजूद हैं। दे ऑल आर आस्किंग enabling environment under one roof. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable insights. Now, I would like to call Mr. Sajid Hanif, founder and CEO, Phil and Pack, for being here with us. And before that, let's have a look on the video from Phil and Pack. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी साजिद हनीफ है और फिल एंड पैक का सीईओ भी हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ। और बेसिकली फिल एंड पैक का इंट्रोडक्शन ये है कि फार्मर, ये एक आप क्लिप देख लीजिए तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डेल्फा और बदर एक्सपो का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने दावत दी और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन का खुशामदीद कहता हूँ कि वो इधर आए। डॉक्टर जुनेद साहब ने जैसे फरमाया कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो लाइफ स्टॉक और पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंस से हैं, लेकिन ये एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मॉल एसोसिएशन बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के वो तमाम फैसिलिटीज के ऊपर काम कर रही है जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट लेवल पे पंजाब में की जा रही हैं। डॉक्टर जुनेद साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं, हमने बहुत सारी फैसिलिटीज इनसे मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी वैल्यू एडिशन में, लोकल मैन्युफैक्चरर को वर्ल्ड लेवल की मशीन्स बनाने में इन लोगों का बड़ा सपोर्ट है। और डेल्फा का मशहूर कि डेल्फा ने पूरी यूनिवर्सिटी की टीम एक सक्सेसफुल मॉडल को कराची के फार्मर्स के लिए कराची में इनवाइट किया और उनके ख्यालात, उनके नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मिल्क वैल्यू एडिशन के हैं ये पंजाब में सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। ये जो मैंने क्लिप आपके सामने चलाया मिल्क वैल्यू एडिशन का, पंजाब में मिल्क की वैल्यू एडिशन जो मशीनरी के साथ है वो काफ़ी आगे तक है। पैस्चराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड अभी पंजाब में काम हो रहा है। ये जो मैंने क्लिप चलाया था ये कराची के एक फार्मर का है जिसका एक बूथ हॉल नंबर 2 में लगा हुआ है। आप लोग उधर मशीनरी भी देख सकते हैं और उसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। इस सारे मैकेनिज्म के लिए डेल्फा ने हमारे साथ भी निगोशिएट किया कि हम मशीनें जो फार्मर्स के लिए है उसके ऊपर कंसेशन करें, डिस्काउंट करें। हमने उसके ऊपर पहले से जो करंट प्राइसेस थी 2022 की उस पे भी कोई 40,000, 50,000 एंड मोर देन 200,000 के डिस्काउंट्स नई मशीनरी में अवेलेबल किए फॉर द फार्मर्स फॉर 3 days इन डेल्फा कैटल शो। ये कैटल शो के लिए, और ये भी निगोशिएशन डेल्फा की टीम ने की। और ये वो सारे एग्रीमेंट्स हैं, ये MOUs हैं जो कि हमारे साथ पंजाब में गवर्नमेंट बात करती है। लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी बात करते हैं कि हम चाहते हैं जी पंजाब के अंदर जो लाहौर के अंदर जितनी शॉप्स हैं हैंड फ्री पैकिंग हो जाए। अगर हम 300,000 की मशीन देते हैं वो कहते हैं हमने सबको प्रोवाइड करनी है, डिस्काउंट क्या देंगे। ये जो गवर्नमेंट लेवल का काम है
वो यहाँ कराची की एक एसोसिएशन डेल्फा कर रही है। तो मैं डेल्फा की मैनेजमेंट को दिल की अता गहराइयों से, एक अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी है तो काम कर रही है। हमारे से इन्होंने पैसे नहीं लिए, ना लास्ट टाइम लिए ना इस वक्त लिए। क्या मांगा? फार्मर को फैसिलिटेट कर दें, फार्मर को इंसेंटिव दे दें, फार्मर को एजुकेट कर दें। हमारी भरपूर कोशिश है। आप स्टॉल पे भी हैं, कुल्फी बनाने की मशीन, डॉक्टर साहब ने कहा वैल्यू एडेड, दुनिया में किसी चीज की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के चैलेंज नहीं है। अगर आप गाड़ी लेते हैं उसका टोटल वजन करें, उसको लोहे, एल्यूमिनियम, ब्रास के वजन में वेट कर लें, लेकिन वो एक सोल्यूशन है। वो हमें 10 मिलियन की अवार्ड हो रही है, जो मटेरियल उसके साथ लगा होगा वो 1 मिलियन का भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक सोल्यूशन है। जब हम इसकी एक खोए वाली कुल्फी है, मैंने उधर बनाई हुई है, मेरे कस्टमर ने इसको परचेज किया मशीन को, तो उसने 20 लीटर उसका दूध लिया, उसको ड्राई किया, ड्राई करके, ड्राई का मतलब पानी इवेपोरेट किया, उसका कंडेंस बनाया 10 लीटर, उसमें 50 रुपए का पिस्ता डाला, 100 रुपए का उसने बादाम का कश डाल दिया, 50 रुपए की इलायची डाली, ये टोटल बना 4400 का। उसके अगेंस्ट उसने 100 कुल्फियां ली जो 100 रुपए के बराबर एक सेल कर रहा है, और अभी भी है। और 100 रुपए की कुल्फी का मतलब है 10,000 रुपए। हमारा फार्मर कहता है कि हमारा जो रिटेलर है या कस्टमर है वो दूध के पैसे नहीं भरता। सर नीड के कोई पैसे नहीं भरता, मोबाइल महंगा लेते हैं। सर 100 का पैकेट 160 का ले रहे हैं, कुल्फी 100 की ले रहे हैं। तो विशेष के ऊपर पैसे हमेशा खर्च किए जाते हैं। तो जब भी कोई शख्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आता है तो इन सारी चीजों से, सारे झंझट से निकलता है। दो ही चीजें हैं फार्मर के सरवाइव करने के, एक जेनेटिक्स चेंज करे, हाई यील्ड एनिमल ले आए, दूसरी अपने प्रोडक्ट्स को खुद बेचे। और फिल एंड पैक एक ऐसा अदारा है जो कि फार्मर की शनाख्त उसके कंज्यूमर को करवाता है। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि रिलायबिलिटी, कि क्या रिलायबिलिटी है? हम वो हर एक चीज को पैक करके डिस्पोजेबल पैकिंग में फार्म के ऊपर ही दे देते हैं, उसके बाद चिल्ड उसकी सारी वो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑन ग्राउंड दुकानों के ऊपर जाता है और अच्छी क्वालिटी के अंदर ही प्रेजेंट हो रहा है। और ये मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह डेल्फा की मदद से, डेल्फा के सुपर हाईवे के एक फार्मर के पास हमने ये सिस्टम चला दिया हुआ है, और पिछले 1 साल से वो अबाउट 8,000 लीटर्स के ऊपर पर डे मिल्क वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं और दूध भी बेच रहे हैं। और ये सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इस वक्त हाल नंबर 2 में अवेलेबल भी हैं। आप उन फार्मर से पूछ भी सकते हैं, तो जो डिफरेंट फार्मर्स हैं वो उनके एक्सपीरियंस के साथ मुस्तफीद भी हो सकते हैं। और बाकी जो मशीनें अगर आप चाहते हैं, मशीनें मेरे पास हाल नंबर 2 में अवेलेबल हैं। उसमें कुल्फी बनाने की मशीन है, उसमें बैच पैस्चराइजर है, मक्खन बनाने की है, देसी घी बनाने की मशीन है, पैकिंग मशीन्स है, कुल्फी की मशीन है, लाइव कुल्फी लग रही है, आप देखना चाहें आप जरूर देख सकते हैं। तो आपको इनवाइट करूंगा कि हाल नंबर 2 में आए और मशीनें देखें हमारी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir, for enlightening us with your knowledge. Now, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Dr. Syed Saud Arshad, agriculture consultant. बाय प्रोफेशनल मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर की फार्मिंग को प्रमोट करता है। और 10 साल से मैं डेल्फा, सिंध एक्सपो और जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन देता हूँ। आज भी मैं इसी मकसद से आया हूँ क्योंकि 3 दिन से हम लोग बर्ड शो में लगे हुए हैं और तमाम क्राउड के साथ जो है ना बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा गला साथ नहीं दे रहा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरी प्रेजेंटेशन तो 10-12 मिनट की थी, लेकिन 2 मिनट लेके मैं आपसे रुखसत चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर रश भी ज़्यादा है और हमें 2-3 शोज भी करने हैं। स्कोप ऑफ पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए कराची आइडियल प्लेस है। हम लोग हज़ारों की तादाद में पर वीक के हिसाब से मिडल ईस्ट और फार ईस्ट के अंदर अपने बर्ड भेज रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसका बर्ड पूरी दुनिया में जाता है और सरवाइव करता है। उसकी वजह यह है कि कराची के पास दुनिया का वो क्लाइमेटिकल एक्वेटर का हिस्सा है जो आइडियल है फैंसी बर्ड फार्मिंग के लिए, और ये सारा साल यहाँ पर ब्रीड करता है और दुनिया में सबसे चीपेस्ट प्रोडक्शन हमारी है। और हम लोग वो प्रोडक्शन जो है
इसलिए चीपेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है, हम एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास हर किस्म की क्रॉप है, हर किस्म का सीड है और नेचुरल वेदर है। नेक्स्ट देखें, मैं जिस पे काम करता हूं वो मेरी स्पेसिफिक वैरायटियां हैं, कॉकटेल, लवबर्ड जिसको एगापोर्निस लवबर्ड कहते हैं, जावा, डव और बजरीगर। इनमें बेशुमार म्यूटेशन है जो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं। जब कोई नई म्यूटेशन आती है सबसे पहले पाकिस्तान मंगाता है और उसकी प्रोडक्शन लेता है। उसकी वजह यह है कि वेदर यहाँ पर बहुत क्लाइमेटिकल अच्छा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले लेते हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया को फिर हम भेजते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लवबर्ड में, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बायर है इस वक्त टॉप क्वालिटी के लवबर्ड का, और आने वाले 2-3 सालों के अंदर सबसे बड़ा सेलर भी होगा। इसी तरीके से होगोरोमो पहले ताइवान देता था, अब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, पाकिस्तान दे रहा है मिडल ईस्ट को। जावा की बात करते हैं तो जावा पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अच्छे प्राइस पर है पूरी दुनिया में। और अगर हम कॉकटेल और बजरीगर और डफ पे आते हैं तो ये रेगुलर प्रोडक्ट है हमारी कमर्शियल की, जो मिडल ईस्ट में अमान, मस्कत, सऊदी अरब जा रही है। नेक्स्ट, अच्छा, एज ए हॉबिस्ट आप इस बिजनेस को एंजॉय करते हैं। इट इज द बिगेस्ट कमर्शियल हॉबी इन द वर्ल्ड। नारकोटिक्स के बाद दुनिया में सबसे बड़ी स्मगलिंग होती है वो फैंसी बर्ड फार्मिंग की होती है। ये बात अंडरस्टूड है और अभी भी पाकिस्तान से मैक्सिमम इलीगल ट्रेड है। अगर ये लीगलाइज हो जाए तो हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल हालत में आ सकते हैं। अब पोटेंशियल की बात बताऊं कि इन 4-5 सालों में इंडस्ट्री ने इतना ग्रो किया कि अगर एक टाउन या एक सिटी या एक खित्ते में 400 अफराद थे तो अगले साल 4,000 हुए, फिर 40,000 हुए, फिर 4 लाख, इस वक्त 40 लाख पे खड़े हुए हैं। ये बात आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्लिक करके। और इस वक्त बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाले वक्तों में और बढ़ेगा। नेक्स्ट, मार्केट वॉल्यूम 5 साल में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। पहले जो इन्वेस्टमेंट चंद लाख पे थी अब करोड़ों पे चली गई है। एक लवबर्ड 10 लाख रुपए का है, आप इमेज नहीं कर सकते। और एक बर्ड जो प्रोडक्शन बताता है वही मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट, दुनिया में पाकिस्तान का बर्ड ही क्यों पसंद किया जाता है, उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग नेचुरल फूड पे नेचुरल ब्रीड कराते हैं। ये वाहिद कंट्री है जहां पर प्रोडक्शन नेचुरल हाउसेस पे हो रही है, ओपन जगहों पे। हर दुनिया के अंदर वेदर जवाब देता है, सर्दी ज्यादा या गर्मी ज्यादा है तो वहां पर बर्ड इजीली ब्रीड नहीं कर सकता। यहां पर 12 महीने इजीली ब्रीड करता है और स्ट्रांग होता है क्योंकि उसको जबरदस्त किस्म की धूप मिलती है, बेहतरीन क्रॉप मिलती है, जबरदस्त अजनास मिलते हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट की बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त अम्मान, टर्की, बांग्लादेश वाया दूसरे चैनल से सऊदी अरब और बेशुमार कंट्रीज के अंदर अपने बर्ड भेज रहा है और ये पिछले 30 साल से भेज रहा है और डे बाय डे इनमें इजाफा हो रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब इसको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री होगी। नेक्स्ट, देखिए जनरल इंफॉर्मेशन है वो एक सिंपल सी है। लवबर्ड जो है वो 12 महीने में मैच्योर होता है, 3 से 5 कलच करता है, 3 से 5 बच्चे निकालता है, 1 साल में एक जोड़ा 10 से 15 बच्चे निकाल देता है। तकरीबन तमाम वैरायटियों का सेम है, थोड़ा बहुत साइज का, एज का, खुराक का थोड़ा बहुत फर्क है, टाइम मैच्योरिटी का। नेक्स्ट, ये भी इसी तरीके से जावा जरा जल्दी मैच्योर हो जाती है, ज्यादा बच्चे निकाल देती है और कॉकटेल थोड़ा कम बच्चे निकालता है। एज वाइज जावा जो है ना वो 3 साल अगर चलती है तो कॉकटेल 7 साल चल जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू। That was so thoughtful and very unique. Thank you, sir. Next, we have a video from Omega Dairies. स्वाद की जी हाँ, ये कहानी है स्वाद की, हम पर आपके एतमाद की। ये कोई कारोबार नहीं, हमारी इबादत का सफर है। एक काफ की जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी कल को वो उतनी अच्छी गाय बनेगी। दूध कुदरत का अनमोल तोहफा और इंसानी सेहत से जुड़ा एक लाजमी जुज़ है। दुनिया को डेयरी मसनूआत फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है।
उसमें ओमेगा डेयरी फार्म्स का हिस्सा 60,000 लीटर यौमिया है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 80% मिल्क बेस हैं। इसी वजह से कसूर के अंदर हमने 2000 एनिमल्स की एक डेयरी लगाई है जो हम अमेरिका से खुद जाके लेके आए। अब अमेरिका और डच एनिमल्स को हम इसलिए लेके आए ताकि हम वेल बैलेंस जो मिल्क है उसको हम प्रोड्यूस कर सकें। हमने प्रोफेशनल्स की एक टीम हायर की है ताकि हमारा कोई प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाइजीन हमारी अव्वलीन तरजीह है। ओमेगा डेयरी फार्म्स में दाखिल होने से कबल हर शख्स को लाजमन सफाई के अमल से गुजरना पड़ता है। तमाम जानवरों का मुआयना माहिर वेटनरी डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी किया जाता है। I am coming from Egypt here first time in Pakistan to Omega Farm. My work as health and breeding in charge. Healthy cows means healthy milk. मुआयने के बाद गाय की अगली मंजिल हमारी जदीद मिल्किंग फैसिलिटी है। जो हम मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बिल्कुल हाइजेनिक है। हमने जो पार्लर लगाया हुआ है वो बहुत एडवांस्ड है और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कोई भी नहीं है। पैदावार के अमल के बाद लेबॉर्ट्री के तकनीकी माहिरीन प्रोसेसिंग चेन के तमाम हिफ्ज़ान सेहत के पहलुओं की निगरानी और जांच करते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स आते हैं और उनके साथ मिल के हम एक अच्छा फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इन एनिमल्स को बेस्ट क्वालिटी फीड दे सकें। अब शुरू होता है ओमेगा डेयरी से मसनूआत की तरसील का सफर। तमाम प्रोडक्ट्स की नकलो हवल रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के जरिए की जाती है। मेरा काम तमाम डिपार्टमेंट्स और टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करना है और अगर कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो विद इन फ्यू मिनट्स उसको एड्रेस करना मेरी जिम्मेदारी में है। हर मरहले पर क्वालिटी एश्योरेंस के निज़ाम मौजूद हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हमारे सार्फिन को सिर्फ और सिर्फ मेयारी मसनूआत ही फराहम की जा रही हैं। ये जो मिल्क हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें है बटर, देसी घी, वो हमारी हर आउटलेट के ऊपर भी अवेलेबल है और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी वो यूटिलाइज होता है। हमारा असल डेयरी फार्म लगाने का मकसद ही ये था कि इन फ्यूचर हम डेयरी की वाइड रेंज को पाकिस्तान में मुतारिफ करा सकें। 2 साल कबल जब स्वाद फूड्स की बुनियाद रखी गई तो अवलीन मकसद खालिस और मेयारी मसनूआत को हर कासो आम के लिए उस कीमत पर फराहम करना था जो उनकी क़ुव्वत खरीद में हो। हमने अपनी फर्स्ट आउटलेट 22 जनवरी 2021 में ओपन की और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 22 ब्रांचेस ओपन कर चुके हैं। हमारी हर ब्रांच पर इंतहाई माहिर और खुश इखलाक अफराद हमेशा आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के तूल व अर्ज़ में हमारा ही स्वाद है। जो भी कराची के एरियाज हैं, चाहे वो पोश एरियाज हैं या लोअर एरियाज हैं, हर जगह पे हमारी आउटलेट हो और लोग प्रीमियम क्वालिटी अच्छे अफोर्डेबल रेट के ऊपर अवेल कर सकें। स्वाद की मेयारी मसनूआत का भी खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि स्वाद का प्रोडक्शन प्लांट जदीद दौर की हर सहूलत से आरास्ता है। मैंने सोचा कि कोई ऐसा वेंचर किया जाए जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिले। हमारी फैक्ट्री के अंदर 500 प्लस एम्प्लॉइज हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। स्वीट डिपार्टमेंट है, केक डिपार्टमेंट्स हैं, बिस्किट डिपार्टमेंट है, ब्रेड एंड रस्क डिपार्टमेंट है, कुल्फी डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है और इसके अलावा हमारे पास खोया डिपार्टमेंट है। अब हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हाइजीन लेवल के ऊपर अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके और एक हाइजीन तरीके से फ्रेश प्रोडक्ट हम अपनी आउटलेट्स पे डिलीवर करें ताकि हमारे कस्टमर तक फ्रेश और हाइजीन और एक अच्छे मेयार का, अच्छे टेस्ट का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। हमारा एक ही विजन है कि आप लोगों की सुबह में और आप लोगों की खुशियों में हम स्वाद ला सकें। अभी हमारा आगाज है मगर मंजिलें कई तय करनी है। कीमत कम है
मगर मेयार भी अनमोल रखना है। अपने शहर, अपने मुल्क का बाजू बनना है और अर्ज़ पाक का हाथ बटाना है, क्योंकि आपके स्वाद को बरकरार रखना है। यकीन रखिए, स्वाद सबके लिए है। And then I would like to thank Mr. Anas Abdani, founder and CEO, Omega Dairies and Swad Sweets and Bakers. We are so glad to have you here. And also I would like to thank Swad, the exclusive corporate ambassador and main sponsor of the Delpha Cattle Show 2022. Next in line, we have Dr. Fawad Aslam, CEO D Company, to address a worthy audience. Please give him a huge round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। सबसे पहले तो मैं डेल्फा की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिससे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनका कुछ ना कुछ, अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता है, जिसमें हमें भी मौका मिलता है कि हम कंपनीज आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और जो जो प्रोडक्ट्स या जो जो हम अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं मार्केट में, वो हम उसका नॉलेज आगे फार्मर्स को हम वो नॉलेज अपने बिहाफ पे ट्रांसफ़र करते हैं या बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरह से हम डेयरी या बीफ इंडस्ट्री को अपग्रेड कर रहे हैं या अपलिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे काजी कैटल फार्म जो हमारे सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कराची में या पूरे सिंध में, उनका कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया और हमें इस इवेंट के अंदर ख़ास तौर पे बुलाया है। बेसिकली जी, जैसे कि आपको पहले बताया भी गया कि मेरा नाम डॉक्टर फवाद असलम है और मैं डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ या बिजनेस ओनर हूं। हमारी ये कंपनी 2018 में मार्च में हमने इसका प्लान आउट किया और उसके बाद हमारा बेसिक मोटो क्या था कि हमने अपनी डेयरी और बीफ इंडस्ट्री सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं या केपी के अंदर नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में डेयरी और बीफ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना है। और उसमें हमने जो सबसे पहले स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट से। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को देखते हैं कि उसके अंदर हमने ग्रोथ लेके आनी है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जिसको हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो कंपनी या वो जो बिजनेस हम आइडिया स्टार्ट करते हैं वो ग्रो नहीं कर सकता। चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं जो कि मिल्किंग ब्रीड्स भी हैं और बीफ की ब्रीड्स भी हैं। हमारा मोटो क्या था कि हम अपनी कंपनी के पैनल के थ्रू जो अपने लोकल या क्रॉस एनिमल्स हैं उनकी जेनेटिक्स को पहले से बेहतर करें, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम विद टाइम बेहतर कर सकते हैं। जैसे जैसे डिफरेंट जनरेशन्स आती हैं वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आती है। और जेनेटिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में उसको हम 100% पे ले जाएंगे या 50, 60, 70% पे ले जाएंगे। इसको हम विद टाइम डिफरेंट जनरेशन्स में अपलिफ्ट करते हैं या बेहतर करते हैं, जिससे जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि सिंध के अंदर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि सिंध की या कराची की जो बकरा मंडी है या गाय की मंडी है वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी कैटेगराइज की जाती है। तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बीफ की फार्मिंग भी सिंध में हो रही है।
तो उसके लिए हमने उसके लिए हमने फोकस किया कि हम कुछ बीफ को इम्प्रूव करने के लिए या बीफ इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी जेनेटिक्स लेके आए, या ब्राह्मण जेनेटिक्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हमारे जो ग्रोथ रेट्स हैं वो बेहतर हों। अगर हम कंपनी की पोर्टफोलियो की तरफ देखें, जो डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पोर्टफोलियो में सबसे मेन चीज़ क्या आती थी? बोवाइन सीमन। हम जब भी किसी फार्म को अपलिफ्ट करना चाहेंगे या उसके स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले उसकी जेनेटिक्स को फोकस करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो लोकल या क्रॉस एनिमल्स हैं पाकिस्तान में, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम है कि वो 10, 20, 15, 8 लीटर्स पर डे मिल्क प्रोडक्शन देते हैं। अब उस जेनेटिक्स को हमने कैसे बेहतर करना है कि हमने फोकस किया कि हम जर्मनी से जो उनकी होल्स्टीन फ्रीजियन जेनेटिक्स का सीमन है वो मंगवा के एनिमल्स में, अपने लोकल एनिमल्स में, क्रॉस एनिमल्स में और फ्रीजियन एनिमल्स में हम उसकी इंसेमिनेशन करवाएं, जिससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर एक एनिमल जो कि खुद 10 to 15 या 20 लीटर्स प्रोडक्शन दे रहा है, उसके अंदर से जो बच्चा आएगा वो ऑलमोस्ट कोई 20 प्लस से स्टार्ट करेगा, जो कि अब जो नॉर्मल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम विद टाइम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी का बुल का सीमन लेंगे, अपने जो अच्छी काऊ है उसके अंदर रखेंगे, जो बच्चा आएगा उसका आगे इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगी कि अगर माँ 10 लीटर प्रोडक्शन दे रही है तो वो 20, 25 या 30 से स्टार्ट करेगा। इसी तरह से हमने फोकस किया और हमने फिर बीफ इंडस्ट्री की तरफ देखा तो हमने ब्राह्मण सबसे अच्छी ग्रोथ करने वाले जानवर कैटेगराइज किए जाते हैं पूरी दुनिया में, उसका हमने सीमन इंपोर्ट किया, जो कि कैटलॉग आप सबको हमने शेयर किया, आप उसमें देखेंगे। और इसके अलावा हमारा हॉल नंबर 2 में स्टॉल है, वहाँ पे आप आएंगे तो हम आपको प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं और कैसे कैसे हम उसको यूटिलाइज करवा रहे हैं डिफरेंट फार्म्स में। नेक्स्ट, बिजनेस पार्टनरशिप में जी हम जो सीमन इंपोर्ट कर रहे हैं वो जर्मनी से मास्टरएंड कंपनी है, जो ब्राह्मण सीमन है वो रेप्रोवेट कोलंबिया से ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट, रेप्रोवेट बेसिकली जो बीफ सीमन या ब्राह्मण सीमन इंपोर्ट कर रहे हैं वो कोलंबिया साउथ अमेरिका की कंपनी है, और ये कोलंबिया की सबसे बड़ी कंपनी है कि जो अच्छे से अच्छे प्रीमियम क्वालिटी जेनेटिक्स के ब्राह्मण बुल्स को तैयार करते हैं और उनका सीमन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट, ये वो रेप्रोवेट कंपनी की कुछ लैब्स हैं और सीमन बैंक्स हैं। नेक्स्ट, डी कंपनी बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बीफ इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और हमारी पाकिस्तान के अंदर बीइंग द फर्स्ट कंपनी थी, या हमने फर्स्ट टाइम एक ऐसी कैटलॉग इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर हम 2 डिफरेंट कंट्री से जो कि एलीट बुल्स की जेनेटिक्स इंपोर्ट किया, उसकी कैटलॉग बनाई और हमने पूरे पाकिस्तान में वो सीमन भी डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने ब्रीड को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट कैटलॉग थी। नेक्स्ट, ये सेकंड। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ बहुत अच्छे बुल्स हैं जिनका हम सीमन ऑलरेडी मार्केट में दे रहे हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा एक जैकपॉट बुल था, उसने जैसे ही हमने उसकी इंसेमिनेशंस करवाई थी, जो उसके बच्चे आए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया और बहुत अच्छा ग्रोथ रेट भी दिया। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोजनीज हैं जो हम सीमन डिलीवर करते हैं फार्मर्स को, उनकी लोकल काउ से जो प्रोजनीज आई हुई हैं। अभी हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, प्लस हम डेल्फा के साथ डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और हमारे काजी कैटल फार्म जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सिंध के, हम एक MOU साइन करने जा रहे हैं जिसमें डी कंपनी जो डेल्फा के रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे
उनको एक अच्छे डिस्काउंट पे कि जो मार्केट में हमारा ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं उससे भी बेहतर प्राइसेस में हम जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं डेल्फा के उनको सीमन भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस हम उनके जो एनिमल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट करके उनको प्रेग्नेंट भी करवा के देंगे, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी भी ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है। और हम बीइंग पायनियर हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेल्फा के प्लेटफॉर्म से जो फार्मर रजिस्टर्ड फार्मर्स हमारे साथ बिजनेस में आना चाहेंगे उनको हम डेल्फा के रजिस्टर्ड फार्मर होने की बेस पे जो मार्केट के डिस्काउंट्स हैं उनसे बेहतर अच्छा डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट, हमारा बेसिकली मोटो क्या था जी कि हम बीफ इंडस्ट्री में ऐसी जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे हमारे जो लोकल एनिमल्स हैं उनके जो बच्चे आते हैं वो बड़ा 200-300 ग्राम 400 ग्राम वेट गेन करते हैं नॉर्मल फीड के ऊपर। तो हमने जो जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाई है ब्राह्मण की, उसके जो बच्चे आते हैं वो 500-600 से लेके 1 kg पर डे वेट गेन करते हैं नॉर्मल फीडिंग पे। इसी तरह से फिर हमने जो हमारा नेक्स्ट मोटो था कि एक मिल्क इंडस्ट्री में भी बूस्टअप लाना चाहिए, उसके अंदर हमने जो जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट की है उससे एनिमल का प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमने 10 लीटर से उठा के स्पेसिफिक फार्म्स का 20-25 लीटर पे ले गए। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ छोटी सी खिदमात थी जो हम इंडस्ट्री में कर रहे हैं। आपको इसके अलावा जो भी डिटेल नॉलेज चाहिए होगा हमारा हॉल नंबर 2 में स्टॉल है, आप काइंडली वहाँ पे विजिट कीजिएगा तो हम आपको प्रॉपर उसकी डिटेलिंग देंगे। थैंक यू। Thank you, Dr. Fawad Aslam, for your precious time. Now I would like to call Mr. Anas Sheikh, founder and COO Peepoo. Please give him a huge round of applause. सबसे पहले तो मैं डेल्फा को, अहमद फैसल साहब को, वीपी वाइस प्रेसिडेंट, मुजम्मिल साहब को इस सक्सेसफुल इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्मर्स के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, एग्री फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ पीपू को। पीपू एक एग्री टेक ऐप है जो फार्मर्स को मार्केट के साथ कनेक्ट करती है। आप सब फार्मर्स हैं और आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक फार्मर की जब प्रोड्यूस रेडी होती है, हार्वेस्ट रेडी होती है, तो उसका तक मार्केट तक उसकी रसाई को जितना इश्यूज हैं, हम सब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। एग्री सेक्टर का जो शेयर है वो तकरीबन 23% है हमारे जीटीपी के अंदर, और उसमें से लाइव स्टॉक और डेयरी का जो शेयर बनता है तकरीबन 58 से 60% के करीब लगभग बनता है। जैसे हम जानते हैं कि डेयरी और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। सो बीइंग अ एग्री फार्मर वी यूज्ड टू फेस दिस इशू कि जब तक हमारी मार्केट तक रसाई नहीं होती थी प्रोडक्ट की, और हमें मार्केट तक एक फार्मर जो 3 से 6 महीने तक एक प्रोडक्ट उगाता है, उस पर काम करता है और उसको उसकी सही कीमत नहीं मिलती, तो वो एक मायूसी का शिकार होता है। हम देख रहे हैं कि सब यहाँ वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट जितने सीनियर लोग आए उन्होंने सब ने एक बहुत अच्छी बात की कि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, विच आई बिलीव इसको इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन हमें एक बात समझना चाहिए कि मीडियम स्मॉल फार्मर्स दुनिया का 80% फूड उगाते हैं, जिसमें से जो 80% फूड है वो साउथ एशिया और अफ्रीकन रीजन उगाता है। जब तक डेयरी फार्मर और जब तक स्मॉल फार्मर को और मीडियम फार्मर को हम इनकरेज नहीं करेंगे, उसको अच्छी प्राइस नहीं देंगे, ये उसके लिए इंसेंटिव है, और इंसेंटिव जब तक उसको नहीं मिलेगा अच्छी प्राइस की मद में, वो किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी नई सर्विस की तरफ उसको ऑप्ट नहीं करेगा। सो बीइंग अ फार्मर हमने 2018 में ये एक प्रॉब्लम फेस की, जिसकी हमने एक ऐप बनाई और हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया पीपू के नाम से, जो फार्मर्स को मार्केट के साथ कनेक्ट करता है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3000 फार्मर्स हैं जो हमारे थ्रू ट्रेड करते हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनको मार्केट और मंडियों के जो रेट मिल रहे होते हैं उससे
उनको हमेशा अच्छा ही रेट ऑफर होता है। उसका दो फायदे हैं, एक तो सबसे पहले मैं जैसे प्राइस को बहुत ज़्यादा फोकस है मेरा कि उसको प्राइस बहुत अच्छी मिलती है, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, जो उसकी फसल कटने पे लॉसेस होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं मंडी तक पहुंचते पहुंचते। इसलिए के बीच में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोग इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रेड के अंदर, जो ट्रेड के लिए नागुज़ीर है, और उसकी वजह से प्राइस भी आपकी बढ़ जाती है मार्केट तक आते आते, और उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हमने जब ऐप इंट्रोड्यूस कराई, वो कोविड का ज़माना था, और माशाल्लाह से उस वक्त हमें काफ़ी एग्री फार्मर्स ने रीच आउट किया। इस डेल्फा में आने का मकसद ये था कि हम किसी तरह से डेयरी फार्मर्स को भी अब रीच आउट कर सकें और उनके लिए भी इस प्लेटफॉर्म को ओपन कर सकें। सो मुजम्मिल ने जब मुझसे बात की कि हम किस तरह से इस पीपू को और बढ़ा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट तक हमारे फार्मर्स को रसाई दे सकते हैं, सो वी हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एज वेल। सो ये हमारी कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन है। एज यू कैन सी कि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त कोविड था, तो हमने लोगों को एक डिजिटल मंडी का कॉन्सेप्ट पेश किया। हम देखते हैं कि मार्केट में जो मंडियां मौजूद हैं, मंडियां पाकिस्तान में कम हैं, रीजन में लोगों को फार्मर्स को बहुत दूर दूर रसाई करनी पड़ती है मंडियों के लिए, तो हमने उनके लिए इजी एक्सेस बनाया पीपू ऐप के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐप बहुत सिंपल है, इंग्लिश और उर्दू मौजूद है, अभी हम इसको सिंधी वर्जन में इसमें लॉन्च करने लगे। वी हैव मेड इट वेरी इजी फॉर द फार्मर्स कि इसमें फार्मर को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उसने सिर्फ अपनी मिकदार लिखनी है और अपनी प्राइस लिखनी है। उस पर जिस तरह मंडी में एक बोली लगती है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आगे उस पर बोली लगा सकता है और उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। जी प्लीज़ आगे। मैं एक स्लाइड मेरे ख्याल से मिस कर चुका हूँ पीछे की तरफ, जहाँ पे हम जी दुनिया की आबादी तकरीबन लगभग 8 बिलियन के करीब है। इसमें तकरीबन 1.5 बिलियन लोग जो हैं डेयरी और एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं। तो हम देखते हैं बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का जो दुनिया से वाबस्ता है, जो इस काम से और इसकी सप्लाई चेन से वाबस्ता लोग हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% GDP का शेयर है, तकरीबन 50% लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और ये वाहिद इंडस्ट्री जिसमें जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वाहिद इंडस्ट्री इसमें ख़वातीन सबसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन दे आर नॉट हाईलाइटेड एज वेल। सो हम जी आगे चलिए। कस्टमर सेगमेंट माशाल्लाह से हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2000 से प्लस इस वक्त फार्मर्स हैं जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, और हम हर मंथ जो है हर मंथ और वीकली हम डेयरी फार्मर्स को और फार्मर्स को एग्री फार्मर्स के सेशंस कंडक्ट करते हैं। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि तकरीबन 39% के करीब हमारी ऐप के जो यूज़र हैं वो सिंध रीजन से हैं माशाल्लाह से, और लोग जो हैं जो फार्मर्स कम्युनिटीज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी बड़ी हैं, कुछ लाखों में उनके यूज़र्स हैं और दे आर ग्रोइंग, और हमारा फार्मर जो है बड़ा एक्टिवली सोशल मीडिया पे ऑपरेट करता है। आप सबकी माशाल्लाह ज़मीनें भी होंगी, आपके डेयरी फार्म भी होंगे। हमें अब ज़्यादा अपडेट्स व्हाट्सएप के थ्रू आती है, बाकी तमाम चीज़ों पे आती है, तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि फार्मर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है नहीं करता। अब आपको सिर्फ पीपू ऐप इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक घर में हाउस होल्ड चाहिए जो आपका फ़ोन इस्तेमाल करता हो, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, ये हमारे कुछ फाइनेंशियल्स हैं। हम तकरीबन एक प्रोडक्ट से साल के तकरीबन 17,000 डॉलर के करीब हम कुछ बनाते हैं। प्लीज़ आगे। वेमेन एम्पावरमेंट की जैसे मैं आपके सामने बात कर चुका हूँ कि हमारा बहुत फोकस है कि वेमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करें और फार्मर्स को और वेमेन को स्पेशली इस तरफ लेकर आएँ ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी हाउस होल्ड को बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। जी, ये टीम है हमारी, ये इनिशियल फाउंडर्स की टीम है जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया इन 2019 माशाल्लाह से। अब नाउ इज ग्रोइंग इंटरनेशनली वी हैव रजिस्टर्ड द कंपनी टू US रीजन एज वेल, एंड वी आर विलिंग कि हम किस तरह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई दिला सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Andil Ali, Manager, Monitoring, Evaluation, Learning and Development, National Incubation Center, to address our valuable audience. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आई थिंक सो काफ़ी लेट आया हूँ और मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग काफ़ी देर से इन बेहतरीन किस्म की पिचेस सुन रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ हम कहते हैं ना कि सब्र का भी पैमाना लबरेज हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने टॉक को काफ़ी शॉर्ट रख सकूँ और आप लोगों को जो है फिर आप अगली टॉक सुन सकें या फिर आगे बढ़ सकें। हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में सुना। यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए थे, ऑनरेबल स्पीकर्स आए थे, उन्होंने मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बात की कि बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है, एग्री बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो SMEs हैं वो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से काम कर रही हैं। सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है उन तमाम चीज़ों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कनेक्टेड है, और वो तमाम सवाल जो यहाँ पे जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके जहन में उठ रहे होते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं हमारे पास जो है जवाबात मौजूद है। ठीक है, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है अबाउट अस। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NAD यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 ऐसे सेंटर्स बनाए जहाँ पे लोग जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उसको एहसन अंदाज में कैसे चला सकते हैं, उनके लिए हमने एक इनेबलिंग स्पेस डेवलप की है। हमारा मकसद ये है कि जो भी अफराद कारोबार करना चाहते हैं उनकी मदद की जा सके, उनको कनेक्ट करवाया जा सके बिजनेसेस के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, और उससे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है उसके अंदर उनको मदद फराहम की जा सके। नेक्स्ट कीजिएगा इसको जी। So these are our partners. LMKT is the main organization that is running this NIC कराची। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 8 NICs हैं, तो उन 8 में से 3 NICs LMKT ऑपरेट करती है। So LMKT is basically a software company, और हम E-गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर, कराची और हैदराबाद, ये तीनों LMKT ऑपरेट करती है, और इंक्यूबेशन स्पेस के अंदर जो टेक इंक्यूबेशन है उसमें सबसे बड़ा फुटप्रिंट जो है वो इस वक्त LMKT का है, और हम तकरीबन 500 के करीब कारोबार जो हैं उनके साथ 3 अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी NIC मौजूद है, पिंडी में भी बिल्कुल रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है जिसका मकसद जो है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। इसके अलावा लाहौर में एक NIC मौजूद है, कोयटा में मौजूद है, और फैसलाबाद के अंदर एक स्पेशलाइज्ड NIC स्टैब्लिश हुआ है जिसका मकसद जो है वो एग्री बिजनेसेस के साथ काम करना है और इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है जो वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। जो बिल्कुल जो रिसेंट NIC जो अब पिंडी में स्टैब्लिश हुआ है उसका मकसद जो है वो एरोस्पेस वगैरह पे काम करना है। इग्नाइट इज आवर फंडिंग बॉडी। इग्नाइट नॉर्मली जो है हमारे यहाँ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं। डिजी स्किल्स का आपने नाम सुना होगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो वो जो है इग्नाइट रन कर रहा होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो NIC प्रोग्राम कहलाता है, और ये तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम जो है वो इसको फंड कर रही होती है। दिस इज़ आवर टीम। अगर हमारे पास कोई इंक्यूबेशन के लिए आता है तो हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलकर के उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो हमारी टीम में इस वक्त तकरीबन 12 के करीब अफराद मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ऑपरेशंस के अंदर हम स्टार्टअप्स की मदद कर रहे होते हैं कि अपने ऑपरेशंस को कैसे बेहतर चला सकते हैं। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन या लर्निंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि चीज़ों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है जो उनको नेटवर्क करवा रहा होता है, उनकी प्रोग्रेस मेजर कर रहा होता है, और एक क्रिएटिव और PR का डिपार्टमेंट है जो स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करता है कि कैसे हम उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो आगे लोगों तक पहुँच सकें। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 200 के करीब ऐसे मेंटर्स हैं और इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो NIC में रेगुलरली आते हैं और हमारे स्टार्टअप्स के साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, उनको उनके पिच डेक्स को, उनके बिजनेस मॉडल्स को बेहतर बनवा रहे होते हैं। हमारा मकसद क्या है? 5 साल पहले जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम पूरे शहर से या पूरे मुल्क से 200 के करीब स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्यूबेट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको उनके कारोबार की जो सक्सेस के चांसेस उसको बढ़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा 10th कोहोर्ट इंडक्ट होने जा रहा है और उससे पहले ही हम 224 स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्यूबेट कर चुके हैं। तो जो हमारे लिए टारगेट सेट किया गया था हम उस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा हम इन्वेस्टर समिट्स करवाते हैं, जिस तरीके से ये ट्रेड शो यहाँ पे हो रहा है, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर समिट्स होती हैं, तो उसमें हम पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करते हैं जो कि आकर के हमारे स्टार्टअप्स की पिचेस को सुनते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अनस की एक पिच देखी, तो इस तरह से तमाम स्टार्टअप्स जो हैं वो आते हैं और अपना बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे होते हैं। और जो एक लोकल हमारे यहाँ बैंक्स का सिस्टम होता है कि वो इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट फाइनेंसिंग के ऊपर होती है, उसके बरक्स जो VCs हमारे यहाँ आते हैं वो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टार्टअप्स जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो उसके लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसके नतीजे में उनके साथ एक स्टेक या शेयर कर सकें, उनको फिर हम यहाँ पे जो है सहूलत जो है मुहैया कर रहे होते हैं।
हम स्टार्टअप्स को इंडक्ट कैसे करते हैं? तो ये सवाल मुझसे यहाँ पे सेशन शुरू होने से पहले भी कुछ स्टार्टअप्स ने यहाँ पे पूछा था। तो हम तकरीबन 5 के करीब चीज़ें नोट कर रहे होते हैं कि वो आइडिया कितना यूनिक है, उनकी टीम कितनी मजबूत है, वो किस तरीके से इसको लेकर के आगे चल सकते हैं, उनको अपने फाइनेंसेस के बारे में कितना बेहतर मालूम है। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जिनको हम नोट कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पर हम किसी स्टार्टअप को एनआईसी का हिस्सा बनाते हैं और फिर हम उसके साथ पूरे 1 साल तक काम करना शुरू करते हैं और उनकी चीज़ों को मजीद इम्प्रूव करवाते जाते हैं। हमारी अभी तक की जर्नी क्या रही है? तो हम 9 कोहोर्ट्स इंडक्ट कर चुके हैं। 10th जैसे मैंने बताया कि हम अभी जारी है वो प्रोसेस। हमारे पास अभी तक 3000 से ज़ायद बिजनेसेस ने हमसे रब्ता किया कि वो एनआईसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम सब को इंक्यूबेट नहीं कर सकते, हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन हमें ये बात देख करके खुशी होती है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली एक ज़माने में कहा जाता था कि हम सिर्फ एक नौकरी मिल जाए और नौकरी भी जो है सरकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बरक्स इस वक्त लोग चाह रहे हैं कि वो कारोबार करें और जब वो कारोबार करते हैं तो अपने आप लोगों के लिए नौकरियाँ जो हैं बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो हमारे स्टार्टअप्स की यहाँ पे आई थिंक सो जॉब्स, अच्छा वो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है कि वो कितनी जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं। तो इस वक्त एनआईसी कराची से जितने स्टार्टअप्स मुंसलिक हैं और उसके अंदर पीपू भी शामिल है जो अनस मुझसे पहले यहाँ पे मौजूद थे, इन सब ने मिलकर के पूरे पाकिस्तान में और इससे बाहर भी 90,000 से ज़्यादा अफराद को जो है मुलाजमत के मौके फराहम किए। इसका मतलब है कि हम इन स्टार्टअप्स ने मिलकर के जो कि तकरीबन और 120 के करीब जो स्टार्टअप्स हैं जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्होंने 90,000 घरानों को जो है मुलाजमत फराहम की है, उनके हालात बेहतर करने के ऊपर वो काम कर रहे हैं। 2 इसमें नंबर्स बिल्कुल एंड में लिखे हुए हैं कि हमारे पास वुमेन लेड स्टार्टअप्स कितनी हैं। तो जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स की जो परसेंटेज हमारे पास है वो इस वक्त 18% है। हम चाहते हैं कि इस परसेंटेज को हम 50% और इससे आगे ले जाना चाहें। तो अगर यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं तो वो फॉर श्योर एनआईसी कराची है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप्स का है। वो तमाम स्टार्टअप जो एग्री बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं वो अपने आप ही इम्पैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। कि हम जिस चीज़ से परेशान होते हैं वो ये है कि चीज़, और मुझसे पहले स्पीकर आए थे आई थिंक सो स्टेट बैंक से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में एक अरसा गुजर गया है कि हमारे यहाँ फेमाइन यानी कि जिसे कहते हैं ना कि इस तरीके की ग़िज़ा की किल्लत का हमें सामना नहीं करना पड़ा जैसा इससे पहले कुछ दिहाइयों में हुआ था। आई थिंक सो 70s में इस तरह का एक मामला हुआ था कि पाकिस्तान में आटा या गंदम की किल्लत हो गई थी और हमें बाहर से मंगवाना पड़ा था। तो वो तमाम कंपनीज और बिजनेसेस जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आप सारे भी इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं। आप सारे लोगों के लिए वाक़तन अनाज पैदा करते हैं जो पाकिस्तानियों के भी काम आता है और पाकिस्तान से भी बाहर आप उसको भेज रहे होते हैं। तो आप सबको हम ज़रूर मौका देंगे, आप एनआईसी कराची में आएँ, मिले हमारे स्टार्टअप से और कैसे उसमें टेक को इन्वॉल्व किया जा सकता है इसके ऊपर मिल करके उनसे बात करें। ये हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टर समिट्स थी। तो अगेन हमें सिर्फ पाकिस्तान 5 साल में 5 इन्वेस्टर समिट्स करवानी थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 करवा चुके हैं और 8वीं इन्वेस्टर समिट हम 3 महीने के बाद जो है वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में उसका इनाकाद करवाएंगे। 110 जो हैं स्टार्टअप्स ग्रेजुएट हो चुके थे। रिसेंटली हमने 11 स्टार्टअप्स और ग्रेजुएट किए कोहोर्ट 8 में से। तो ये नंबर अब टोटल इंक्रीज होकर के जो है 121 इस वक्त हो चुका है। ओके, ये एक हमारा इम्पैक्ट है कि एनआईसी के स्टार्टअप्स ने जो है किस तरीके से इकोसिस्टम को जो है एम्पावर किया। जो मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा था, तो जॉब्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन हमारे पास जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको जो रेवेन्यू है कलेक्टिवली वो 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा है और 7 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो रेस कर चुके हैं। इसके अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी शामिल है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल है, जिन्होंने आ करके पाकिस्तान की मार्केट को देखा, समझा और इस बात का जिसे कह सकते हैं ना कि ये अपने आप में एक सबूत है कि हमारे यहाँ जो अफराद कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में इतना दम है कि उसमें पैसे लगाए जा सकते हैं और वो मजीद आगे चल करके चीज़ों को बेहतर बनाते जा रहे हैं। हाँ, हम किस तरीके से इकोसिस्टम को एम्पावर कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ आज ये एक्टिविटी हो रही है और इतने ग्रैंड स्केल के ऊपर हो रही है, तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ हम एनआईसी कराची के अंदर करवाते रहते हैं। मुजम्मिल साहब से हमारी मुलाकात उसी तरह के एक मीटअप के अंदर हुई थी कि हमने एग्रीटेक के स्टार्टअप्स को जो जिस पे काम कर रहे हैं या एक्वापॉनिक्स पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोपॉनिक्स पे काम कर रहे हैं, उन सबको एनआईसी कराची में दावत दी थी और ये उसमें हमारे पास आए थे। इनको हमारी स्पेस देखने का मौका मिला था और वहाँ से फिर इन्होंने हमें इन्विटेशन भी एक्सटेंड किया था कि हम भी इनके इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो ऑलरेडी टेक के ऊपर काम कर रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं वो अपनी यील्ड को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें होने वाले अखराजात को कैसे कम कर सकते हैं। उसमें से चंद की एग्जाम्पल भी मैं आगे यहाँ पे कोट कर दूंगा। ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम के पैरेलल भी हम यहाँ पे चलाते हैं। तो हमने एक ख़ास चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, उसका जो है ट्रेंड आता जा रहा है, वो हैकाथॉन्स कहलाती हैं। तो हमने तालीम के ऊपर हैकाथॉन्स करवाई हैं, हमने सेहत के ऊपर जो है हैकाथॉन्स करवाई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हैकाथॉन्स हम करवा चुके हैं और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम करवाते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर डेल्फा हमारे साथ चाहे तो मिलकर के हम डेयरी सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, लाइव स्टॉक को और फार्मर्स को जो है उनके साथ भी हैकाथॉन्स रन कर सकते हैं कि वो अपने कारोबार को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।
जैसे डॉक्टर साहब मुझसे पहले आए थे, उन्होंने यही कहा था कि खाली जो है हमें दूध की पैदावार बढ़ाने से जो है हमारे यहाँ जो है रेवेन्यू या वैल्यू एडिशन नहीं होगी, हमें उसमें एक्चुअल चीज़ों को बेहतर बनाना पड़ेगा, उसकी बाय प्रोडक्ट्स की बेसिस पे हम जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे चंद स्टार्टअप्स हैं जो 110 या 120 के करीब ग्रेजुएट हुए, उनमें से हम चंद का जिक्र कर सकते थे, तो टाइम कम था और स्लाइड्स हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन बाइकिया का आप सबने नाम सुना होगा, तो ये हमारा कोहोर्ट 1 का एक ग्रेजुएटेड या एक्सेलरेटेड स्टार्टअप है जो कि ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहा है। इसके अलावा फार्मदार और पीपू के आपको अगर लोगो नज़र आ रहे हो स्लाइड के अंदर राइट साइड के ऊपर, तो पीपू जो है वो अलग तरीके से फार्मर्स के साथ काम कर रहा है कि किस तरीके से उनकी जो उजरत होती है या जो मेहनताना होता है उसको कैसे उन तक ज़्यादा पहुंचाया जा सके। आड़ती के पैरेलल एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि वो उसके ज़रिए जिस यील्ड को जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट तक पहुंचा सके। सिमिलरली जैसे फार्मदार का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, तो ये सैटेलाइट से और ड्रोन से डाटा जनरेट करके फार्मर्स को मुहैया कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने उस पूरे जो ज़मीन का जो टुकड़ा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है कीड़ा जो है लग सकता है, हमला हो सकता है और कहाँ पे कितनी दवाई डालने की ज़रूरत है, और ऐसा करके वो कई दफ़ा दवाइयों को जो खर्चा है वो बचा सकते हैं और यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जिससे जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। और इसी तरह से हमारे पास और बहुत से स्टार्टअप्स हैं। अंकुर पे वो पेमेंट गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। ऑटीलैंड है तो वो अगेन ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स की सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। बोगो का आप सबने नाम सुन रखा होगा। तो हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं जो आगे चल करके चीज़ों को बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो मकसद यही है कि इन सारे NICs का जो कि कराची में है और कराची के अलावा दीगर शहरों में भी मौजूद है, कि हमारे पास लोग आ सकें और हम उनसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकें कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आखिरी चीज़ ये कि हमारा 10th कोहोर्ट तो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह 11th कोहोर्ट जो है वो चंद महीनों के बाद हम इंक्यूबेट करने जा रहे होंगे, उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके अलावा NIC कराची में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं दे आर ओपन फॉर ऑल, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं और उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को बेहतर बना रही है और लोगों की ज़िंदगी को जो है बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल NIC कराची जो NID यूनिवर्सिटी में वहाँ पर आइएगा और हमसे ज़रूर मिलिएगा, हमारे स्टार्टअप से मिलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Mr. Andil Ali. Now we have Mr. Humair Khanani, CEO, Friends Feed. Please welcome him for his valuable address. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे फार्मर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को डाल्फा की सूरत में एक प्लेटफॉर्म मिला है जो कि आप लोगों को आइडिया नहीं है कि ये आगे जाके कितना काम आएगा। सारे फार्मर्स हमारे मासूम लोग हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्यों एजुकेशन की यहाँ बहुत कमी है। और हाजी जब्बार साहब मैं अक्सर देखता हूँ उनको कि वो अक्सर सारे फार्मर्स को लेके बैठे होते हैं और गाइडलाइन दे रहे होते हैं। तो मैं शॉर्ट एंड सिंपल ये कहूँगा कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है कि आगे जाके सारे फार्मर्स को इंटरनेशनल लेवल पे सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी और उन्हें अच्छे बुरे का समझ होगी। फ्रेंड्स फीड मिल इसमें एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है कि सारे फार्मर्स को इजी पेमेंट्स के ऊपर हम लोग एक क्वालिटी फीड दे रहे हैं हम लोग, और उसमें सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन। हमें फार्मर्स को यही नहीं मालूम है कि हमें अपने जानवर को खिलाना क्या है, हम अच्छा बुरा नहीं सस्ता देखते हैं खाली, और मिट्टी भी हम लोग खिला देते हैं अगर फ्री में मिले तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग फार्मर्स एजुकेशन ले रहे हैं, डाल्फा के थ्रू एक गाइडलाइन ले रहे हैं, उन्हें मालूम है कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। इसीलिए एक मैं जो बताऊंगा बात न्यूट्रिशन के ऊपर कि एक जानवर को हमें क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। इंसानों की तरह जानवर में भी बड़ा सिंपल है कि उन्हें डाइट मेंटेन करनी होती है। हमारे पास दो एनिमल होते हैं, एक डेयरी होता है एक कैटल होता है, जो बेसिकली हम लोग कुर्बानी में हम लोग सेल करते हैं। और बेसिकली जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। अगर एक जानवर नॉर्मली अच्छी आपको मिल्क ही दे रहा है तो डेफिनेटली उसमें इनपुट भी ज़्यादा चाहिए होगा, और उसके अंदर प्रोफैट होता है। प्रोफैट इज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स और आपका फाइबर रोल प्ले करता है। तो सिंपल ये है कि जितना अच्छा खाना खिलाएंगे वो दूध अच्छा आएगा, वजन गेन होगा, जानवर की रिपुटेशन अच्छी होगी, और जब वो प्रेग्नेंट जानवर होता है प्रॉपरली तो इंशाल्लाह जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी मिल्क गिड भी अच्छी आएगी। अगर
उसको आप अच्छा नहीं खिलाएंगे तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। इसमें कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है, सिंपल बेसिक कॉमन सेंस की बात है। वाटर, हमारे यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, पानी नहीं है। यहाँ घरों में पानी नहीं है, जानवरों को पानी कहाँ से मिलेगा? और साफ पानी तो एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। तो साफ पानी को मजाक नहीं है, पानी सबको मालूम है कि एक नीड है। वाटर के बगैर जानवर जिंदा नहीं रह सकता। खाना सेकेंडरी है, वाटर अगर होगा आपका मोशन भी नहीं होंगे। अच्छा साफ पानी पिलाएंगे तो जानवर जो है सेहतमंद भी रहेगा और आपके जो भी खाना हजम भी होगा और अच्छा दूध भी आएगा, क्योंकि आपके दूध का जो कंसर्न है वो स्टमक से होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था, न्यूट्रिशन के अंदर वही 7 चीजें होती हैं जो मेंशन की हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर। और यही चीजें बेसिक हैं, इंसानों के लिए भी हैं, यही चीजें जानवरों के लिए हैं। अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे तो आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगी, बीमारी नहीं होगी। लाइक इन ह्यूमंस वी से वन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे। इंसान जानवरों में ये है कि अच्छी डाइट लेंगे तो आपको ये कोई बीमारी वगैरह चीजें नहीं होंगी। जानवर सेहतमंद रहेगा तो फार्मर आपका खुशहाल रहेगा, आबाद रहेगा। और इसीलिए मैं अपने 2 प्रोडक्ट सिंपल लेके क्या बेसिक रखे हुए हैं। डेयरी के लिए डेयरी वंडा है, मिल्क मैक्स डेयरी वंडा। और let me tell you कि French feed mill is one of the largest importer of raw materials in Pakistan। हम लोग डिफरेंट फीड मिल को पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं और वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम अपनी फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक डेयरी वंडा बनता है जिसका नाम मिल्क मैक्स है। और वही कैटिल के लिए वेट गेन के लिए हम लोग मिल्क मैक्स कुर्बानी वंडा बना रहे हैं। Ladies and gentlemen, let's welcome our chief guest, Mr. Rana Awais, Chairman, National Alliance for Safe Food, NAFS, for his few words. Please give him a huge round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले ही मेरा ख्याल टाइम काफ़ी हो गया और हमारे ऑनरेबल गेस्ट की डिस्कशंस, उनकी स्पीच हो चुकी है। तो मैं बदर एक्सपो और डेल्फा के बिहाफ के ऊपर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने जो भी की पॉइंट्स स्पेशली डेयरी के हवाले से, डेयरी फार्मर्स के हवाले से, हमारे युवा से, हमारे ऑनरेबल गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वैल्यू एडिशंस एंड मिल्क वैल्यू चेन के ऊपर जो डिस्कशन की डॉक्टर जुनेद साहब ने और ऑल ऑनरेबल डेलीगेट्स, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इवेंट, क्योंकि दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इंसान की सेहत और हमारी नशोनुमा का एक बुनियादी जुज़्व है। और इसके ऊपर काम जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट्स के जो लोग कर रहे हैं, एनिमल हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के जो लोग कर रहे हैं, तो वेरी अप्रिशिएटिव। गो के हम आजकल मुश्किल कैफियत में हैं पोस्ट जो फ्लड जो यहाँ पे हमारे सिंध में स्पेशली आया है और उसके ऊपर जो हमारे अफेक्ट हुआ है हमारे लाइव स्टॉक के ऊपर, वो शायद नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे जो फार्मर्स हैं उनके मोराल हाई है और इंशाल्लाह इस जो एक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर आज़माइश डाली है उसको भी हम कवर करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Let's welcome Mr. Hanif Memon, former chairman Abad and agriculturalist, so that he can present mementos. And with him, I would like to request Muhammad Faisal Gadar, farmer and vice president, Delfa. Then we have Sayyid Suhail Hassan, senior member, Delfa. Also, I would like to request Mr. Rana Awais to please come forward and present memento. I'd like to request Mr. Hanif Memon to present memento to our worthy chief guest, Mr. Rana Awais. And then I would like to request Mr. Junaid, Project Director, Capacity Building for Milk Value Chain, to receive memento from Mr. Rana Awais. And now I would like to call Mr. Anas Abdani to please receive his memento from Mr. Abdul Jabbar Qadri, President, Delfa.
And now I would like to call upon stage Mr. Adnan Parekh, Core Committee Member, Delfa, and Mr. Muhammad Muzammil Khanani, Vice President, Delfa. Also, I would like to call upon stage Mr. Syed Suhail Hassan, Senior Member, Delfa, to present mementos. I would like to request Mr. Adnan Parekh, Core Committee Member, Delfa, to please present memento to Dr. Fawad Aslam, CEO, D Company. And after him, I would like to request Mr. Muhammad Faisal Gadar, Vice President, Delfa, to please present memento to Mr. Andir Ali, Manager Monitoring, Evaluation, Learning and Development, NIC, Karachi. Can we please have a huge round of applause? I would like to request Mr. Syed Suhail Hassan, Senior Member, Delfa, to present memento to Mr. Anas Sheikh, Founder and COO, Peepoo. And now Dr. Syed Saud Arshad is requested to please collect his memento from Mr. Muhammad Muzammil Khanani, Agriculture Consultant. I would like to request Mr. Hanif Maimun, former Chairman Abad, to present memento to Mr. Humair Khanani, CEO, Friends Feed. And now I would like to request Mr. Muhammad Faisal Gadar, Vice President, Delfa, to present memento to Dr. Farhan Jamil, Director, ORIC, University of Veterinary and Animal Sciences. Last but not the least, I would like to request Mr. Muhammad Muzammil Khanani, Vice President, Delfa, to please present memento to Dr. Haroon Shah. I would request Mr. Abdul Jabbar Qadri, President, Delfa, to present memento to our host, Ms. Aqsa Ijaz. Thank you so much, everyone, for your time.